हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र दृष्टि को कवर अप कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे। मैं बता दूं, इससे पहले हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट कर चुके हैं। 1 से लेकर 6 तक उसका पार्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूपी पीसीएस 2024 के लिए, आरओ एआरओ 23 के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर लिंक में देख सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का पहला भाग है जो हम लोग शुरू कर रहे हैं इस आज से। जो भी फ्रेंड्स पहली बार चैनल पर आए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जीएस नाउ 101 और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े हैं, वहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं वो भी शेयर किए जाते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते हैं पहले। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से। जो दूसरा इसका पोर्शन है, बी वाला पोर्शन, उससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको हम लोग देखेंगे एक बार सरसरी निगाह से क्या क्या है। केन्या के राष्ट्रपति जो हैं वो भारत की यात्रा पे थे। केन्या के राष्ट्रपति का नाम ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल किसी न किसी, खासकर महिला जो राष्ट्राध्यक्ष बनी हो पहली बार या प्रधानमंत्री बनी हो, ऐसे लोगों का नाम ज़्यादा पूछता है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा इसका। तो विलियम समोई रूटो जो केन्या के राष्ट्रपति हैं, भारत की यात्रा पे थे। इस यात्रा के दौरान केन्या ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलियंस और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एलियंस में शामिल होने की घोषणा की है। देखिए, अब जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि ये ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलियंस क्या है और इंटरनेशनल सोलर एलियंस क्या है, इसका कब स्थापना हुआ था, क्या है, इसको जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ एमओयू साइन हुए हैं, वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। एमओयू में दो महत्वपूर्ण हैं, देख लीजिए। बीआईएस और केन्याई मानक ब्यूरो के बीच में आपस में एक एमओयू साइन हुआ है। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू और केन्या के मुक्त विश्वविद्यालय के बीच में भी एक एमओयू साइन हुआ है। अगले टॉपिक पे आते हैं, भारत तंजानिया के संबंधों के ऊपर। तंजानिया के राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूह हसन। ये इम्पॉर्टेंट हैं बहुत, क्योंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं तंजानिया की। ये भारत की राजकीय यात्रा पे आई हुई थी और ये भारत की इनकी पहली यात्रा भी थी। अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होने के बाद किसी भी राष्ट्रीय, जो अफ्रीका का राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्रीय, वो पहली बार भारत में यात्रा की है, इसलिए ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। खासकर इसमें ज़्यादा उनके प्रधान जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इसमें कुछ द्विपक्षीय वार्ता हुई है, सहयोग हुआ है। क्या हुआ है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को उन्नत करने पर सहमति बनी हुई है। इसके अलावा भारत तंजानिया में रक्षा सहयोग के लिए 5 वर्षीय रोडमैप भी एक तैयार किया गया, उसके लिए बीच भी सहमति बनी हुई है। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच एक संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास भी अक्टूबर 2022 में हुआ था, फर्स्ट टाइम। इसके अलावा फरवरी 2024 में सूरज कुंड मेला जो फरीदाबाद में आयोजित होने वाला है, अभी हुआ नहीं, होने वाला है, उसमें सूरज कुंड मेले में तंजानिया को भागीदार पार्टनर कंट्री के रूप में निमंत्रित किया गया है। यात्रा के दौरान तंजानिया के इंटरनेशनल बिग कैट्स एलियंस, ये क्या है ये ज़रा देख लीजिएगा, ये भी जीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिग कैट एलियंस ऐसे लॉयन हो गए, टाइगर हो गए, लेपर्ड हो गए, इन सारे चीज़ों का एक एलियंस, जो बड़ी बिल्लियाँ यानी कि जो बिल्ली समूह की जानवर हैं उनके लिए एलियंस को देख लीजिएगा कैसे बना हुआ है। ठीक है। इसके अलावा तंजानिया ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस में शामिल होने की घोषणा की हुई है। केन्या भी, अभी हमने देखा कि केन्या भी शामिल हुआ है और तंजानिया भी है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस के बारे में जानना। अगला टॉपिक है भारत ग्रीस
ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन है? कायरियाकोस मित्सोताकिस के निमंत्रण में पीएम नरेंद्र मोदी गए हुए थे ग्रीस। पिछले 40 वर्षों में पहली यात्रा थी किसी पीएम की। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने एथेंस स्थित टूम ऑफ अननोन सोल्जर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ये विभिन्न युद्धों में मारे गए ग्रीस के सैनिकों को समर्पित एक स्मारक है जिसपे इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इसके अलावा देखेंगे कि ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना सेकेलरोपोउलोऊ, उन्होंने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। किसको? पीएम नरेंद्र मोदी को। श्री मोदी को यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। ये पहली बार किसी विदेशी को ग्रीस द्वारा सम्मान दिया गया है। ठीक है, पहले विदेशी नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, विदेशी ने किसी शासनाध्यक्ष को देने वाले पहले प्राप्त करने वाले पहले नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत और यूएई पे आएंगे, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसको ठीक से ध्यान से एक एक चीज़ को देखिएगा, इससे क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। यूएई की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंचे। ठीक है, यहीं पे कोप UNFCCC का कोप 28 हुआ है। कोप जानते हैं दो तरह का होता है, एक बायोडाइवर्सिटी का, एक क्लाइमेट चेंज का। तो ये क्लाइमेट चेंज वाला है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पर 2 ईयर पे होता है और जो क्लाइमेट चेंज पे होता है पर ईयर में होता है। तो कोप 28 जो हुआ, सुल्तान अहमद अल जाबेर से मुलाकात की वहाँ पे सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पीएम नरेंद्र मोदी ने, और कोप 28 के अध्यक्ष भी थे ये। ठीक है, 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में दुबई में आयोजित हुआ था कोप 28। इस यात्रा के दौरान यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के मध्य प्रतिनिधिमंडल से स्तरीय पे वार्ता संपन्न हुई। इसके यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय एवं ज्ञान विभाग, अबू धाबी और IIT दिल्ली के मध्य एक MOU साइन हुआ है। किस लिए साइन हुआ है? इसका उद्देश्य था अबू धाबी UAE में IIT दिल्ली के परिषद कैंपस की स्थापना करना। ठीक है, उल्लेखनीय है कि IIT दिल्ली ऐसा दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने विदेश में अपना परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। तो पहला कौन था भाई? तो पहला था IIT मद्रास। ऐसा पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसका परिसर विदेश में स्थापित किया गया था। ये कहाँ पे स्थापित हुआ? तो जंजीबार तंजानिया में स्थापित हुआ था IIT मद्रास का परिसर। नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे भारत से फ्रांस की तरफ, फ्रांस गए हुए थे और 6 टाइम भी फ्रांस की यात्रा थी भारत के प्रधानमंत्री की। ठीक है, मोदी जी की। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों। इस यात्रा के दौरान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया श्री नरेंद्र मोदी जी को। यह क्या है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले भारतीय हैं। इसके अलावा 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस, फ्रेंच नेशनल डे पर बैस्टिल दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर पेरिस में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे कौन? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में प्रतिभाग किया था इन्होंने। बैस्टिल डे परेड में एक सैन्य बैंड के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों के 241 सदस्यीय टुकड़ी ने प्रतिभाग किया था। यानी कि भारतीय सेना के तीनों अंगों ने 241 सदस्यीय टुकड़ी के साथ यहाँ पे प्रतिभाग किया था। यह दूसरा अवसर था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को बैस्टिल डे का मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।
इससे पहले 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बेस्टिल डे परेड में प्रतिभाग करने का अवसर मिला हुआ था। इसके अलावा मार्से में भारत का एक नया महावाणिज्यिक दूतावास कॉन्सुलेट जनरल खोलने की घोषणा की गई, जबकि फ्रांस द्वारा हैदराबाद में ब्यूरो डे फ्रांस, ये भी कॉन्सुलेट है, भारत में खोलने की घोषणा की गई। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट इस फ्रांस घटनाक्रम में क्या चीज़ था, तो था यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, कि भारत के फ्रांस में प्रयोग की सहमति बन गई है। इस हेतु भारत के एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड तथा फ्रांस के लाइरा कलेक्ट के मध्य से एक समझौता भी हस्ताक्षरित हुआ है। इसके तहत फ्रांस एवं यूरोप में भारत के यूपीआई का कार्यान्वयन किया जाएगा। यूपीआई के प्रयोग की शुरुआत सितंबर 2023 में पेरिस स्थित एफिल टावर से हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत मिस्र संबंधों को देख लेते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर पीएम नरेंद्र मोदी मिस्र गए हुए थे, राजकीय यात्रा पे थे। इस यात्रा के दौरान काहिरा में आयोजित एक विशेष समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। अभी फ्रांस में लीजन का अवार्ड मिला था, सर्वोच्च सम्मान, और यहाँ पे मिस्र में भी मिस्र का सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान दिया गया। ऑर्डर ऑफ नाइल इसको कहा जाता है। नरेंद्र मोदी यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ये चीज़ भी देख लीजिए। जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली मिस्र यात्रा भी थी। ये भी एक चीज़ जानने लायक है। 2022 में भारत और मिस्र के मध्य राजनयिक संबंधों के 75वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। भारत अमेरिका, ये इम्पोर्टेंट, इसमें बहुत सारे चीज़ों का कार्यान्वयन हुआ है, तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। भारत अमेरिका के नरेंद्र मोदी अमेरिका के आधिकारिक राजकीय यात्रा पे थे। श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की पहली आधिकारिक यात्रा थी। इसमें देखिएगा कि आधिकारिक यात्रा यूएसए उसी को मानता है जिसमें वो खुद इनवाइट करता है। ठीक है, और इनविटेशन देता है कि आप राजकीय यात्रा हमारे यहाँ यात्रा करें, तो उसको अगर द्विपक्षीय वार्ता के क्रम में सिर्फ जाता है कोई, तो उसको राजकीय यात्रा नहीं माना जाता है। जब यूएसए किसी को इनवाइट करता है ऑफिशियली, तब जाके उसको राजकीय यात्रा का ही दर्जा दिया जाता है, और उसमें यात्रा में सारे खर्च भी उठाने का काम वो करता है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल यात्रा थी पूरी तरह से अमेरिका की, और मतलब कि अमेरिका की भारत प्रधानमंत्री द्वारा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पूर्व 6 बार अमेरिका के दौरा किया है, लेकिन ये सभी यात्राएं द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए संपन्न की गई थी। नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका की यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई, तो न्यूयॉर्क से की गई थी। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राज्य मुख्यालय के प्रतिष्ठित नॉर्थ लॉन में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समारोह का भी आयोजन किया गया था। इस 2023 में जो योग दिवस मना था, उसका केंद्रीय विषय क्या था, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित होने वाले यह इस योगा सेशन ऐतिहासिक रहा। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। क्यों दर्ज किया गया, क्योंकि इस सत्र में 135 से अधिक देशों के हजारों लोगों ने प्रतिभाग किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन द्वारा एक योग सत्र में सर्वाधिक देशों के लोगों की भागीदारी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया। इसके पश्चात अमेरिकी कांग्रेस में संयुक्त बैठक को भी नरेंद्र मोदी ने 22 जून 2023 को संबोधित किया। अमेरिकी संसद को या अमेरिकी कांग्रेस को
संबोधित करने का ये दूसरा अवसर था। इससे पहले भी सितंबर 2016 में ये संबोधित कर चुके हैं अमेरिकी कांग्रेस या संसद को। ठीक है, इसमें क्या यूनिकनेस रही इस यात्रा में, तो आर्टेमिस समझौता काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी इसमें न्यूज़ में भी रहा है और इससे आगे फ्यूचर में भी बहुत सारे डेवलपमेंट होने वाले हैं। तो आर्टेमिस एकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने वाला भारत 27वां देश बना। आर्टेमिस जो समझौता है मूलतः 13 अक्टूबर 2020 को हस्ताक्षरित हुआ था। इसके 8 संस्थापक देश हैं। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई, यूके और अमेरिका। यह समझौता ऐसे सिद्धांतों का समूह है जिसमें 21वीं शताब्दी के नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन को दिशा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए आर्टेमिस समझौता है। ज्ञातव्य है कि इसरो और नासा भूविज्ञान अध्ययन अर्थ साइंस स्टडीज हेतु निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार नामक संयुक्त उपग्रह मिशन को साकार करने की दिशा में प्रयासरत हैं, इसरो और नासा। ठीक है, भारत खनिज सुरक्षा सोसाइटी मिनरल सोसाइटी पार्टनरशिप का नवीनतम भागीदार देश भी बन गया है। एमएसपी का शुभारंभ जून 2022 में हुआ था। एमएसपी के में अन्य 12 देश भी शामिल हैं और यूरोपियन यूनियन भी एमएसपी का भागीदार रहा है, देश है, मतलब कि संस्था है या संघ है। इंडस एक्स इंडिया यूनाइटेड स्टेट डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम को भी लॉन्च किया गया। इंडस एक्स क्या है? विश्वविद्यालयों, इंक्यूबेटर, कॉरपोरेट विचार मंच और निजी निवेश हितधारकों का एक मंच है। यह दोनों देशों के संबंधित उद्योगों के मध्य संयुक्त रक्षा प्रौद्योगिकी नवाचार और अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के सह उत्पादन को सुगम बनाने के लिए किया गया है। अमेरिका द्वारा भारत में नए वाणिज्यिक दूतावास कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। पहला बेंगलुरु में होगा और अहमदाबाद में। इससे पहले भी हैं लेकिन नए ये खोले जाएंगे। भारत द्वारा अमेरिका में के सिएटल में भी एक कॉन्सुलेट यानी वाणिज्यिक दूतावास स्थापित किया जाएगा। अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय ने तमिल अध्ययन चेयर, तमिल स्टडी चेयर की स्थापना भी की जाएगी। शिकागो विश्वविद्यालय में विवेकानंद चेयर की स्थापना की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। शिकागो विश्व में ही जो विवेकानंद जी ने (1893) में धर्म सभा जो भी हुई उसमें एक बढ़िया हिंदुइज्म नहीं, इसको आइकॉनिक स्पीच कहा जाता है हिंदुइज्म के विचारों पे, उसको यहाँ शिकागो में ही दिया था। तो इससे जीएस का एक फैक्ट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ भी है यूपीपीसीएस में। तो 11 सितंबर 1893 शिकागो में दिया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको रिलेट कर सकते हैं शिकागो विश्वविद्यालय में, इसलिए विवेकानंद चेयर की स्थापना की जाएगी। अगला है भारत सर्बिया। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भारत की सर्बिया की यात्रा पे थी। ये यूरोप की उनकी पहली यात्रा थी। सर्बिया के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वुचिच। राष्ट्रपति महोदया द्वारा सर्बिया यात्रा के दौरान माउंट अवाला पर स्थित माउंटमेंट ऑन टू द अननोन हीरो मोमेंटम टू द अननोन हीरो पर श्रद्धांजलि दी गई। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। इसी तरह भारत सूरीनामा में भी राष्ट्रपति महोदया चंद्रिका, ये वहाँ के राष्ट्रपति, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ,
सूरीनामा के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर द्रौपदी मुर्मू जी यात्रा पे थी सूरीनामा की। यह मुर्मू जी की पहली यात्रा थी शपथ ग्रहण करने के बाद। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सूरीनामा के राष्ट्रपति 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट ऑनर थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति सूरीनाम के में भारतीयों के आगमन के 150वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि भारतीय राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री वर्तमान में पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत की आधिकारिक यात्रा पे थे। पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा थी इनकी। भारत और नेपाल के बीच लंबी अवधि के लिए ऊर्जा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षरण हुआ है। आगामी 10 वर्षों में भारत द्वारा नेपाल में 1000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा के आयात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मोतिहारी बिहार और अमलेखगंज नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन नेपाल तक ले जाने का निर्णय लिया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन है? तो एंथोनी अल्बनीज भारत की रांची की यात्रा पर थे। यह श्री अल्बनीज की पहली आधिकारिक यात्रा थी। इसमें देखिए अल्बनीज जी आए हुए थे, उसमें एक ही डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। डिकिन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय हो गया है। ऑस्ट्रेलिया का यह विश्वविद्यालय डिकिन विश्वविद्यालय भारत में अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने की मंजूरी मिली है। यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जिसकी कोई शाखा भारत में स्थापित की जाएगी। कहाँ स्थापित हो रहा है? तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में यह शाखा स्थापित की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय परिसर। भारत भूटान नरेश कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की आधिकारिक यात्रा पे थे। भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग होते सहमत हो गया है। इसमें डेवलपमेंट जो बता रहे हैं, सीधे से डेवलपमेंट में बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भारत के सहयोग से मांगछेदु जल विद्युत परियोजना क्षमता जिसके 720 मेगावाट है का निर्माण किया जा गया है, जिसमें कि हाल में ही भूटान को सौंप दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत एवं भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारी रेल लिंक क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का निर्माण प्रस्तावित है। यह रेल लिंक कोकराझार असम के को गलेफू भूटान से जोड़ता है। यह भारत एवं भूटान के मध्य पहला रेल लिंक होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत की आधिकारिक यात्रा पे थी 2 से 3 मार्च 2023 में। इन्होंने 8वें रायसीना डायलॉग 2023 में मुख्य अतिथि की भूमिका में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया था इन्होंने। इसके साथ ही भारत इटली के मध्य राजनयिक संबंधों के 75वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने भारत इटली के संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर को अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया है। भारत जर्मनी के देख लेते हैं संबंधों में। जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज भारत की राजकीय यात्रा पर थे। वर्तमान भूमिका चांसलर यानी बनने के बाद श्री सोल्ज की यह पहली यात्रा थी। इससे पहले वो आए थे जब तो हैम्बर्ग शहर के वो मेयर थे। ठीक है, इसमें अन्य कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। भारत मिस्र जनवरी में हुआ था। उस समय मिस्र के राष्ट्रपति
अब्देल फतेह अल सीसी भारत की यात्रा पे थे। अभी जो गए हैं वो पीएम मोदी मिस्र गए थे। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री सीसी मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट रूप में उपस्थित हुए थे। वर्ष 2022-23 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था। यात्रा के दौरान भारत मिस्र संबंधों के रणनीतिक भागीदारी को उन्नत डेवलप करने और अपग्रेड करने की घोषणा की गई। भारत बांग्लादेश के डेवलपमेंट को लेते हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया। ठीक है, IBFP भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार पाइपलाइन, फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है। इसमें बांग्लादेश के 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उच्च स्पीड डीजल की परिवहन करने की क्षमता है। यह पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पार्वतीपुर डिपो तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई 131.57 किलोमीटर टोटल है। ठीक है, ये पार्ट 1 हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पूरा हो गया है। अब जो पार्ट बी है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इससे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। पार्ट बी से ही मैक्सिमम प्रश्न आपके बनेंगे। ये हो गए, और इसके अलावा जो इंडेक्स वाले लेवल के इंडेक्स वाले चीज़ होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पार्ट 1 में आपका सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, तो मैं बता दूं, आप लोगों को जो अवार्ड मिले हैं पीएम नरेंद्र मोदी को, और इसके अलावा ये कोप का जहां आयोजन हुआ है, मैं वैसे अभी पढ़ाऊँगा जब एनवायरनमेंट वाला सेक्शन, तो उसमें भी ये आएगा कोप वाला। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। अन्य चीज़ों के लिए जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम लोग कवर अप करेंगे आगे। ठीक है, अभी आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू, टेक केयर।